आज हम पढ़ने वाले इरिगेशन हमने लास्ट क्लास में ख़त्म किया था मैन्योर तक। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पीछे जाके वो वाली वीडियो देखो, ठीक है। फिर आपका चैप्टर कंटिन्यूएशन में चलेगा। तो इरिगेशन का मतलब होता है कि कैसे हम अपने पौधों को, अपने खेतों को कैसे पानी देंगे, ठीक है। जाहिर सी बात है, देखो पानी के बिना तो कोई भी खेती बाड़ी हो नहीं सकती, कोई भी जो है फसल उग नहीं सकती। तो पानी बहुत ज़रूरी है। तो पानी जब हमें देना होता है तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं इरिगेशन, ठीक है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग क्विकली। एक बार हम देख लेते हैं। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव. Water is important for proper growth and development. Water is absorbed by the plant roots. Along with water, minerals and fertilizers are also absorbed. Plant contains nearly 90% water. Water is essential because germination of seed doesn't take place under dry conditions. यहाँ पे वो कह रहा है बेटा कि जो जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं ना, उनके लिए उनको पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होगा पानी के बिना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्लांट्स के अंदर 90% तो वाटर ही होता है, और वाटर अगर नहीं होएगा तो पौधा उगेगा ही नहीं। फिर आगे देखो, न्यूट्रिएंट्स आर डिजॉल्व इन द वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। तो जितने भी न्यूट्रिएंट मिट्टी से डिजॉल्व किए होते हैं प्लांट ने अपने अंदर, उनको कैसे पहुंचेंगे? वो तो पानी के थ्रू, पानी लेता है प्लांट, उसके थ्रू वो जो है ऊपर तक हर जगह प्लांट के हर एक ऑर्गन में चले जाएंगे, ठीक है। ये बात खत्म हो गई यहाँ पे। अब देखो लास्ट यहाँ पे था, वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स। बोथ फ्रॉस्ट का मतलब हो गया कि यहाँ पे बारिश वगैरह या फिर अगर तेज़ हवा चल रही है तो उससे भी रोकता है पानी, क्योंकि देखो अगर गर्मियाँ होती हैं तो प्लांट चाहता है अपना पानी कम लूज़ करे, है ना, और अगर सर्दियाँ होती है तो भी प्लांट अपना पानी जो है वो लूज़ कर देता है। रीज़न बीइंग, जो मॉइस्चर है सॉइल का वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि एक हेल्दी क्रॉप उग सके, है ना। इसलिए जो फील्ड्स हैं, फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। ओके, अब आगे आ जाओ। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज इरिगेशन, इरिगेशन की डेफिनेशन क्या है, तो कुछ नहीं है, हमें पानी देना है टाइम टू टाइम, उसी को हम बोलते हैं इरिगेशन अपने खेतों को। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल, सीजन टू सीजन. In summer, the frequency of watering is higher. Why is it so? Could it be due to the increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves? तो वो कह रहा है कि पानी देना डिपेंड करेगा कौन सी क्रॉप है। किसी क्रॉप को ज़्यादा पानी चाहिए, जैसे चावल की खेत होती है, चावल के खेतों को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है ना। लाइक वाइज कोई और खेत है उससे कम पानी चाहिए, तो मिट्टी से मिट्टी, है ना, सीजन से सीजन, इस पर डिपेंड करेगा। जैसे गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में हमें क्रॉप को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन होता है तो पानी जल्दी से सूख जाता है, तो हमें पानी ज़्यादा देना होता है। सिंपल है। अब सोर्सेज, मतलब पानी देने के सोर्सेज क्या क्या होते हैं इरिगेशन के, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं। द सोर्सेज ऑफ वाटर, आप या तो कुएं से पानी दोगे, वेल्स या ट्यूबवेल से या पॉन्ड से या लेक से या रिवर से या डैम से या फिर कैनाल से, सही है। अब आगे आ जाओ। ये है कुछ पुराने मेथड जिसमें पुराने तरीके से कैसे पानी दिया जाता था। तो फटाफट एक बार हम रीड कर लेते हैं, फिर हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। द वाटर अवेलेबल इन द टैंक्स एंड लेक्स and canals is lifted up by different methods in different regions for taking it into the fields. तो पानी अलग अलग तरीके से क्या लेके जाया था? सबसे पहले तो कैटल, है ना, कैटल हो गया, या फिर हमारी ह्यूमन लेबर हो गई, या तो इंसान लेकर जा रहे हैं या तो जानवरों के थ्रू पहुंचाया जाता था पानी। इज यूज इन दीज मेथड्स, सो दीज मेथड्स आर चीपर एंड लेस एफिशिएंट। तो इनमें ना बड़ा लेबर लग जाता था, बड़ा टाइम लग जाता था, सस्ते तो थे पर टाइम बड़े लग जाते थे। तो कौन कौन से मेथड से आपको सिर्फ नाम पता होने चाहिए। मोट पुली सिस्टम और चेन पंप सिस्टम, ठीक है। देखो मोट में क्या हो रहा है, इसमें पानी भरा हुआ है एक बैग में और इन्होंने कैनाल बना दिया, पानी जाता जा रहा है यहाँ से, है ना, और ये पानी बह के अपना फील्ड तक चला जाएगा, इसे मोट कहते हैं। अब आगे आ जाओ, दूसरा है चेन पंप। चेन पंप में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो है पुली चल रही है और बाल्टी से पानी जा रहा है कैनाल तक। तो ऐसे हमने एक वो लगा दिया, एक रास्ता बना दिया जहाँ की पानी चला जाए। एक और मेथड होता है धेकली और एक होता है राहत, ठीक है। ये धेकली आपको क्या दिख रहा है कि हमने एक जो है प्लांट ले लिया, ब्रांच ले ली और उसमें से बार बार हम बाल्टी खींच के पानी निकालते हैं और डालते रहते हैं, एक ह्यूमन लेबर लग रहा है ना। एक और है, यहाँ पे देखो, जैसे जैसे ये गोल 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 घुमाता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे बकेट्स की बकेट निकलती जाएंगी और गिरती जाएंगी। तो ये एक मेथड होता था। तो इनके आपको नाम पता होने चाहिए, डेकली एंड राहत लिवर सिस्टम भी बोलते हैं इसको। Pumps are commonly used for lifting water. Diesel, biogas, electricity and solar energy is used to run these pumps. बेटा पंप देखो हर जगह यूज होता है, हमारे घर में पानी लगने वाली मोटर होती है ना, उसमें भी पंप लगा होता है, पंखे में भी पंप होता है। तो पंप ना कोई चीज़ लिफ्ट करने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे डीजल में बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी, ये सब जो है इज़ यूज टू रन दीज पम्प्स। ये सब एनर्जी कुछ ना कुछ चाहिए ताकि पंप चल सके, मतलब इलेक्ट्रिसिटी दो या तो कुछ कुछ तो दो जिससे पंप चलेगा, पर पुराने ज़माने में कुछ तो ऐसा था नहीं, इसीलिए ये वाले सिस्टम काम करते थे। तो आपको 4 मेथड पता होने चाहिए। एक हमारा हो गया, सबसे पहले यहाँ पे याद रखना है मोट पुली सिस्टम अदर देन चेन पंप, और थर्ड हो गया डेकली,
एंड फोर्थ वन इज राहत या लिवर सिस्टम। 4 मेथड आपको पता चल गया। अब आ जाओ नीचे। अब है मॉडर्न मेथड। आज के ज़माने में क्या क्या मेथड होते हैं। एक तो बड़ा ही अच्छा फुहारा देखा होगा आपने, स्प्रिंकलर सिस्टम। कुछ नहीं है, आपने क्या किया, यहाँ पे एक मोटर लगा दी और यहाँ से बहुत सारे छोटे छोटे स्प्रिंकल्स अटैच कर दिए जिसमें से पानी बहेगा। तो क्या हो रहा है, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरीगेशन हेल्प्स टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। द मेन मेथड यूज आर फॉलोज। एक्चुअली इससे होता क्या है ना बेटा, कि पानी जो है वो हमारा बर्बाद नहीं होता। पानी भी लिमिटेड है, हमें पता है ना, पानी बचाना चाहिए, ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये रीज़न है। तो पहला स्प्रिंकलर सिस्टम आपसे पूछ सकता है, व्हाट इज स्प्रिंकलर सिस्टम, आपको लिखना है यहाँ पे, ये ध्यान से देख लो। स्प्रिंकलर सिस्टम कैसे काम करता है। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। द perpendicular pipes having rotating nozzles on the top are joined to the main pipeline at regular intervals. When the pipe is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzle. It gets sprinkled on the crop as if it is raining. अब होता क्या है, कुछ नहीं है, जो मैंने बताया अभी, यहाँ पे मोटर चलेगी, ठीक है, और मोटर चलने के बाद यहाँ पे छोटे छोटे फुहारे लगे हैं, स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं। जहाँ पे मान लो ज़मीन बहुत उबड़ खाबड़ है तो हम पाइप से अरेंज कर देते हैं और वो सब जगह रोटेटिंग नोजल है, मतलब ये जो है ना ये घूमता रहता है, तो घूम के ये सब जगह पानी पहुँचा देगा, इसलिए ये फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, ये बात खत्म हो गई। दूसरा होता है हमारा ड्रिप सिस्टम। ड्रिप कुछ नहीं है, बूंद बूंद करके जाएगा। ड्रिप का मतलब पता है ना आपको, यही है। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट, सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे इन्होंने ये मोटर लगा रखी होती है, ये पाइप जा रहा होता है, ठीक है, और यहाँ पे ना ऐसे करके रास्ता बना रखा होता है, छोटे छोटे पाइप्स होते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप धीरे 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 पानी आता जाएगा, मतलब बहुत देर तक आता रहेगा पानी। पानी कम जाएगा लेकिन चला जाएगा सब जगह पे। तो ये बड़ी ही अच्छी टेक्निक है। दिस इज नोन एज बेस्ट टेक्निक्स। वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज, ठीक है, क्योंकि इसमें पानी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल। ओके, ये आपको पता चल गया। इट्स अ बून इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पोर। जहाँ पे पानी बहुत कम है वहाँ पर ये बड़ी ही अच्छी टेक्निक है। आगे आ जाए। अब हमारा लास्ट है मेथड, हमने पढ़ा था कि हमारे बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे हमें क्रॉप को बचाना है, जैसे वीड से भी बचाना है ना, सही से पानी देना है। अब हम आ गए नेक्स्ट स्टेप पे, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स कौन से होते हैं, जो अनवांटेड घास उग गई हमारा, मान लो मैं गेहूं की खेती कर रही हूँ, मेरे साथ साथ बहुत सारी ग्रास उग गई वहाँ पे, वो मुझे चाहिए नहीं घास, लेकिन मेरी क्रॉप का सारा न्यूट्रिशन वो वीड ले लेंगे, वो घास ले लेगी, तो मुझे उसमें हटाना पड़ेगा। अब क्या क्या मेथड होते हैं, क्या क्या होते हैं, रीड कर लेते हैं एक बार जल्दी से। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। बुजो इन पहेली वेंट टू अ नियर बाई wheat field and saw that there were some other plants in the field growing along with wheat plants. Have you ever have these other plants been planted purposely? तो क्या ये जो अलग से पौधे उग रहे थे अदर देन wheat, इनको हमने लगाया था? नहीं। In a field, many other undesirable plant may grow naturally along with these crops. These are undesirable plants are called weeds. इन्हीं undesirable plants को हम weeds कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, हमारी मेन क्रॉप के साथ उग जाते हैं। अब जब मेन क्रॉप के साथ उग जाएंगे तो इनको हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न्यूट्रिशन सारा का सारा ले लेंगे। तो आपको डेफिनेशन यहाँ तक समझ में आ गई। अनडिजायरेबल प्लांट जो हमें नहीं चाहिए, अगर वो उग जा रहे हैं तो उन्हें ही हम क्या बोलेंगे, वीड्स बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। वीड्स, द रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड वीडिंग। Weeding is necessary since weeds compete with the crop plants for water, nutrient, space and light. अब वो जो वीड उग गए हैं, वो जो घास उग गई है जो हमें नहीं चाहिए, वो या लाइट भी लेगी, स्पेस भी लेगी, न्यूट्रिएंट्स भी लेगी और वाटर भी लेगी। तो हमारी जो मेन क्रॉप थी, जो हमें उगानी थी, उसको सही से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, इसलिए इन्हें वीड्स को हटाना बड़ा ज़रूरी है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक बंदा है और ये क्या कर रहा है, एक दवाई डाल रहा है, इसी को बोलते हैं वीडीसाइड्स, जो कीड़ों को मार, सॉरी, जो घास को यहाँ पे उगने नहीं देगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखना। द फार्मर्स अडॉप्ट मेनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड देयर कंट्रोल ग्रोथ। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। जो हमने पढ़ा था, पहला स्टेप हम करते थे, सॉइल को लूजन अप करते थे ना, टिलिंग, उसमें क्या होता है कि हम जो वीड्स होते हैं उन्हें भी तोड़ देते हैं, विच मे then dry up and get mixed with the soil. The best time for the removal of weed is before they produce flowers and seeds. सबसे अच्छा टाइम होता है वीड्स को हटाने का, घास फूस को हटाने का, जब तक उसमें फ्लावर्स नहीं उगते और सीड्स नहीं उगते। ठीक है, क्योंकि सीड्स नहीं होते हैं, क्योंकि अदर देन दैट अगर इस स्टेज तक आ गए, इसका मतलब है वो बहुत बड़े हो गए और उन्होंने सारा न्यूट्रिशन ले लिया है। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। ये तो एक्सरसाइज है आपकी, अभी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अभी हम पहले यहाँ पे आ जाते हैं, अपना चैप्टर खत्म करेंगे अच्छे से समझ के। क्या क्या रह गया है, वीड्स के बारे में पढ़ रहे हो आप। ठीक है,
तो वीड्स वाली बात आपको समझ आ गई। यहाँ पे लास्ट है अपना कि वीड्स को हटाना कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ सीड्स बाय अपकमिंग uprooting और कटिंग them close to the ground from time to time. This is done with the help of खुरपी. A seed drill is also used to use uproot weeds. अब कैसे करेंगे हम, ये कैसे हटाएंगे? या तो तुम खुरपी लेके काट दो उनकी जड़ों को, या तो तुम सीड ड्रिल यूज़ कर लो। सीड ड्रिल याद है ना, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि सीड ड्रिल एक एक जगह पे सीड्स को डाल देती है, उससे भी हम कर सकते हैं ये, ठीक है। तो कुछ नहीं है, सिंपली घास काटनी है। अब आगे देखो, वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स। कुछ केमिकल डाल के, जो पिक्चर बनी हुई है, दवाइयाँ डाल के हम वीड्स को निकालते हैं, उसे कहते हैं वीडीसाइड्स, उन दवाइयों को कहते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है, MCQ में भी पूछ सकता है, लाइक 2,4-D, ये नाम आपको पता होना चाहिए, वीड का नाम है ये 2,4-D। These are sprayed in fields to kill the weeds. They do not damage the crop. The weedicides are diluted with water to the extent required and sprayed in the field with a sprayer. ठीक है, तो वीडीसाइड को क्या करते हैं, दवाई को हमने डाला है और यहाँ पे स्प्रेयर से स्प्रे कर देते हैं। मेन क्रॉप हमारी खराब नहीं होगी और जो वीड्स थे वो उगना बंद हो जाएंगे, ठीक है। अब ये याद रखना है। यहाँ पे एक एग्जांपल है, डू वीडीसाइड्स ऑल्सो हैव इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग ऑन द स्प्रेयर। क्या उस इंसान पे भी फर्क पड़ेगा जो उस वीडीसाइड को हैंडल कर रहा है? तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि केमिकल्स ही हैं और पॉइजनस केमिकल्स हैं, तो फर्क तो पड़ता है, ठीक है। As already mentioned, weedicides are sprayed during vegetative growth of weeds. Before flowering and seed formation, spraying of weeds may affect the health of the farmers. So they should use these chemicals very carefully. They should cover their nose and mouth with a piece of cloth during spraying of these chemicals. जो हमने पढ़ा अभी कि फार्मर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है पॉइजनस चीज़ है तो फ़र्क पड़ेगा, इसलिए वो अपनी नोज़ को कवर अप करना, अपना मुंह कवर अप करना बहुत ज़रूरी है वाइल दे आर स्प्रेइंग द केमिकल्स। लास्ट है अपना हार्वेस्टिंग। अब जब हमारी फसल उग गई है तो अब हमें क्या करना है, फसल को काटना है, ठीक है। ये हमारा ऑलमोस्ट लास्ट स्टेप तो है, लेकिन इसके बाद स्टोर करना भी है। तो जब हम उगा रहे हैं उस टाइम पे काटना लास्ट स्टेप। अब देखो क्या हो रहा है हार्वेस्टिंग में। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मेच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब हमारी फसल उग के तैयार हो जाए, मेच्योर हो जाए, तब हम उसको काट रहे हैं, दैट इज नोन एज हार्वेस्टिंग। सिंपल। इन दीज हार्वेस्टिंग crops are pulled out or cut close to the ground. It usually take 3 to 4 months for a cereal crop to mature. कोई भी सीरियल क्रॉप, जैसे अनाज की क्रॉप हो गई, राइस हो गई, वीट हो गई, इसको आराम से 3 से 4 महीने तो लगते हैं उगने में पूरा, ठीक है। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज ईदर डन मैनुअली बाई सिकल और मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। या तो आप उसे हाथ से काट लो, तो ये आपको एक मशीन दिख रही है, ये दिख रहा है छोटा सा टूल, इसको सिकल बोलते हैं, है ना, इससे काट लेते हैं। या तो फिर तुम क्या करोगे, हार्वेस्टर एक ट्रक होता है, वो काटता रहता है, उसे हार्वेस्टर से मदद से आप क्रॉप को हार्वेस्ट कर लो। हार्वेस्ट कुछ नहीं है, कटिंग करना क्रॉप की, मेच्योर क्रॉप की। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन नीड्स टू बी सेपरेटेड एंड फ्रॉम द शाफ इज कॉल्ड थ्रेशिंग। तो बेटा जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, चावल होता है तो चावल धान के अंदर होता है ना, ऐसे ही गेहूं के कवर के अंदर होता है। तो हमें क्या करना होगा, ग्रेन को अलग करना होगा उसके कवर से। तो इसी प्रोसेस को, जो कवर है उसको शाफ बोलते हैं, इस प्रोसेस को ग्रेन को अलग करने से, आपने देखा होगा किसान फटक फटक के करते हैं, वैसे भी होता है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्रेशिंग, ठीक है। ये मशीन की हेल्प से होता है, जिस मशीन का नाम होता है कंबाइन, क्योंकि इतना नॉर्मल लेवल पे, मैनुअल लेवल पे हाथ से करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मशीन से करते हैं, ठीक है। विच इज़ फैक्ट इज़ अ हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेशर। अब यहाँ पे ये हार्वेस्टर भी है, पीछे से काट रहा है और आगे से थ्रेश भी कर रहा है, ठीक है। कितना आसान सी बात है। इस मशीन को क्या बोलते हैं, कंबाइन। पिक्चर दिखा के आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है कि ये जो हार्वेस्ट, ये किस चीज़ की पिक्चर है, आपको पता होना चाहिए कि इस मशीन को हम कंबाइन बोलते हैं, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहेली क्या कह रही है। आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड विच आर बर्न्ट बाई फार्मर्स। पहेली इज वरीड, शी नोज दैट इट कॉज पोल्यूशन विच में ऑल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप्स लाइंग। आपको पता है कि जब ये हार्वेस्ट जो है बच जाता है, यहाँ पे जो धान बच गया इतना सारा, तो कभी कभी फार्मर्स क्या करते हैं, वो जला देते हैं, जिसको पराली जलाना भी कहते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा पोल्यूशन होता है। तो ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है, इसके लिए हमें ऑल्टरनेट सोल्यूशन देखने चाहिए। यहाँ पे आगे देखो, फार्मर विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड शाफ बाय विनोइंग। जिनकी छोटी छोटी फील्ड है वो क्या करते हैं, अपने हाथ से फटक फटक कर विनोइंग कर लेते हैं, मतलब शाफ को अलग कर देते हैं। तो ये छोटी सी मशीन है, यहाँ पे दिख रहा है कि विनोइंग मशीन है। यहाँ पे मशीन में डालते हैं और इधर से जो है अपना ग्रेन निकल आएगा और दूसरी तरफ कूड़ा गिर जाएगा। तो ये हो गया हमारा शाफ। इसके बारे में 6th क्लास में बताया था आपको, ये आपको समझ में आ गया होगा अब तक, ठीक है। अब बस लास्ट पार्ट बचा है हमारा चैप्टर का। एक बार हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स बहुत जगह मनाए जाते हैं, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखने हैं नाम। पोंगल होता है, बैसाखी होता है, होली, दिवाली, नबन्या और बिहू, ये सारे फेस्टिवल के
नाम आपको पता होने चाहिए। जब फसल पक जाती है तो उसी खुशी में ये फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबन्या और बिहू, ये आपको नाम पता होने चाहिए। ठीक है बेटा, दैट्स इट फॉर टुडे। अब जो लास्ट टॉपिक इसका बचा है स्टोरेज, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। इतना आप पढ़ो और पिछला अपना सारा रिवाइज करते रहो। ऑल द बेस्ट। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सी यू, बाय।